Good evening, everyone. Once again, I would like to welcome you all to our subsequent session on mole concept. In the initial first sessions, we have taken an introduction in chemistry. Later on, we move on to define mole, and we took a few problems on it. In today's lecture, we will start with some other topics like empirical and molecular formula, and then we'll move ahead. So let's start. I hope you all are excited and are willing to take up the session. So let's go. So today's session is on empirical and molecular formula. I hope most of you have heard the name. सबने नाम सुना ही होगा. Empirical or molecular formula. Our topic is empirical and molecular formula. तो देखो अपना आसान सा टॉपिक है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला. जैसे अपन यहाँ बात करेंगे, जैसे एक फॉर्मूला लिखते हैं किसी कंपाउंड का, जैसे एग्जांपल एक कंपाउंड है बेंजीन. तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6. ये जो फॉर्मूला है इसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है? ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है और जो एक्चुअल मॉलिक्यूल मतलब एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट बता सकते हैं पर्टिकुलर प्योर सब्सटेंस का, एक कंपाउंड का. तो इसमें जो एक्चुअल मॉलिक्यूल में जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है एक पर्टिकुलर कंपाउंड का, उसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला उस चीज को रिप्रेजेंट करता है. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है? इट represents the actual number of atoms of various elements present in a molecule. तो ये मॉलिक्यूल का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. अब यदि हम बात करें, यदि हम इसको कुछ ऐसा लिखें C6/6 और H6/6, तो हमने क्या किया, इसको CH लिख दिया. अब हमने क्या किया है, इसमें लीस्ट पॉसिबल नंबर्स के साथ, जैसे 6 और 6 थे कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर्स, हमने क्या किया है कि इसको हम लीस्ट पॉसिबल नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी कि हम रिप्रेजेंट कर रहे थे पहले 6 और 6 से, तो हमने क्या किया, इनको अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1-1. तो ये रेशियो जो आया जिसमें लीस्ट पॉसिबल नंबर्स के साथ हम कार्बन को और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो क्या है ये? इट इज द शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल with minimum possible number of atoms. मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एटम्स के साथ ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अपन क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है. तो हम लोग थोड़ा कुछ और एग्जांपल देखते हैं. जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं C6H12O6. इसको बोलते हैं ग्लूकोज. तो इसको और हम छोटा कर सकते हैं, लिख सकते हैं C6/6 H12/6 O6/6. तो ये क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा CH2 होल O, मतलब CH2. तो ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है. उसी तरह यदि बोला जाए C2H6, ये इथेन है, तो ये आएगा C2/2 H6/2. ठीक है. तो ये आएगा CH3. तो ये हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है. अब जैसे नेक्स्ट आ गया क्या, लेट्स से C3H8. तो देखो इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक प्रॉपर लेट्स से इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा. तो इसके लिए यही है एम्पिरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है. कुछ और एग्जांपल्स यदि अपन लेते हैं, तो जैसे आ गया सपोज C8H18. तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो फ्रैक्शन आ जाएगा. तो हम इसको कैसा कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं C4H9. तो ये यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला.
तो हम जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जनरेट हो रहा है पर्टिकुलर कंपाउंड में, हम उससे डिवाइड करके देख रहे हैं। तो यदि वो एक नेचुरल नंबर आ रहा है तो हम उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला में, ठीक है ना। जैसे कुछ और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे C4H8। C4H8 को क्या कर सकते हैं, C4/4 H8/4, तो हमें क्या मिलेगा, CH2। तो ये हो जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला एक छोटे पॉसिबल नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला के अंदर, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्चुअल मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या है, N क्या है, ये इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास जैसे हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे अपना एक्चुअल C6H6 था, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और इसका ये इंपेरिकल फॉर्मूला, और यहाँ पर हम N लिखते जाएंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH। तो पहले एग्जांपल के लिए देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या है, 6 × 12 प्लस 6 × 1 अपॉन 12 + 1, तो ये कितना आया, ये आ गया 78/13, तो ये आ गया 6, ठीक है। उसी तरह से अपन यदि बात करें C2H6 के लिए, तो ये आ जाएगा CH3 और N आ जाएगा 2। तो एक मॉलिक्यूल को हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सिंपली N टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला, और ऑब्वियसली ये मास के टर्म्स में भी आ जाएंगे। जैसे हम लिख सकते थे, जैसे देखो C6H12O6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इंपेरिकल के फॉर्म पे लिख सकते हैं CH2O होल 6। C6H6 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, CH होल 6। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अपने पास C2H6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज N टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप आपको एक बेसिक चीज जो है इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, वो बात समझ में आई होगी। आई होप ये बात चीज क्लियर है। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है उसका। अब देखो हम निकालते क्या है, हमें करना क्या होता है, डिटर्मिनेशन करना होता है, किसका, डिटर्मिनेशन करना होता है हमको इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन, या फिर हम बोल सकते हैं और एक्चुअल मास से ही जो है निकालने के लिए देखा जा सकता है। परसेंटेज मास वाला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जैसे एलिमेंट्स, एक टेबल बना लेते हैं। उस कंपाउंड्स में दो एलिमेंट है, एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। उसमें परसेंटेज मास दे रखा है आपको अलग अलग केसेस में, ठीक है। तो कार्बन है 80% और हाइड्रोजन है 20%। तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ आइटम्स निकालने का बेस्ट तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आया 80/12 यानी कि 40/20/3 यानी आया ये 6.67, और ये 20/1 आ गया 20। फिर आ गया क्या, लीस्ट रेशियो। अब लीस्ट रेशियो देखना है, जैसे पिछले बार C6H6 था तो हम 6 से डिवाइड करते थे, C2H6 था तो हम 2 से डिवाइड करते थे, जो स्मॉलेस्ट नंबर था उससे डिवाइड करते थे। तो अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने पे ये मिल रहा है 1, और ये हमें मिल रहा है 3, ठीक है। तो अब इसका मतलब इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला हमें मिल गया CH3। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। देखो मोल्स में कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब भी हम नंबर से कंसर्न होते हैं, हम जानना चाहते हैं किस रेशियो में टर्न आउट होता है, तो हमें उसके लिए ना नंबर्स चाहिए होते हैं। और नंबर्स कहाँ से आता है, क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन से आता है, और वो मोल से आता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा आगे एक पार्ट देखते हैं। इफ द vapor density is equal to let's say 15, then
कैलकुलेट दी, ऐसा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो इसका मतलब मोलर मास से आया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो ये आएगा 30 ग्राम। तो n जो आ रहा है वो आया 30, जो कि इसका मास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, और इसका 15 आ जाएगा, राइट। तो n यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये CH3 होल ट्वाइस है, और ये है C2H6। तो देखो बच्चों, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है और उसमें हमने देखा है कि किस तरह से हम मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको बेसिक फंडामेंटल के फॉर्म में समझ में आई होगी। हम कुछ और एग्जांपल्स अभी लेने वाले हैं, ठीक है। अभी जैसे एक अलग क्वेश्चन है, उसमें भी परसेंटेज मास से आपको निकालने के लिए बोला जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन है डिटरमिन एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम द गिवन परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन। एक गिवन परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो अपन कुछ टेबल बनाने वाले हैं। पहले लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट है इसमें सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। इनका परसेंटेज मास दे रखा है आपको। परसेंटेज मास सोडियम का दे रखा है 43.4, कार्बन का दे रखा है 11.3 और ऑक्सीजन का दे रखा है 45.3। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 43.4 डिवाइडेड बाई 23, 11.3 डिवाइडेड बाई 12 और 45.3 डिवाइडेड बाई 16। तो ये नंबर आ रहा है 1.88, ये नंबर आ रहा है 0.94 और ये नंबर आ रहा है 2.83। तो अपना काम क्या है, लीस्ट रेशियो। तो इसमें सबसे छोटा नंबर ये है, तो फिर इससे सबको डिवाइड करेंगे। 1.88 डिवाइड बाई 0.94 ये आएगा 2, 0.94 डिवाइड बाई 0.94 ये आएगा 1 और 2.83 डिवाइड बाई 0.94 ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 3। तो ये अपना कंपाउंड क्या हो गया, Na2CO3, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो है निकाल सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम परसेंटेज मास को मोल में पहले कन्वर्ट क्यों करते हैं। देखो बच्चों, क्योंकि सीधा सा रीजन है कि जब भी हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए होती हैं तो नंबर ऑफ एटम्स हमें मोल से ही मिलता है, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव जो डिटर्मिनेशन हम करते हैं वो हमें मोल से ही मिलता है। अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें मास दिया होगा, परसेंटेज मास दिया था पहले, अभी एक्चुअली मास दिया होगा। कैलकुलेट या फिर बोल सकते हो डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड having the given mass composition। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पे एक्चुअल मास कॉम्पोजिशन दिया है, ना कि परसेंटेज मास। तो एलिमेंट कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, और मास जो है वो इसका 40 ग्राम, इसका 12 ग्राम और इसका 48 ग्राम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल। जैसे पिछले बार परसेंटेज को हम 100 के रेफरेंस पे ले लेते थे, यहाँ पर एक्चुअल मास दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, 40/41, 12/12 1 और 48/16 3। तो ये तो बच्चों बहुत आसान हो गया, ये है CaCO3। तो इस तरह से जो है हम निकाल पा रहे हैं परसेंटेज मास कॉम्पोजिशन से और एक्चुअल मास कॉम्पोजिशन से एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अ गैस, a gaseous let's say compound HNFN एक गैस है जिसका इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है HNFN। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HF होल N।
occupies 11.2 liter, ठीक है, if the mass of 11.2 liter sample is 20 gram, then determine its molecular formula. तो क्वेश्चन है डिटरमिन इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो आसान है बच्चों, इसका मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे हम? HF है तो HF है, हमें पता है हाइड्रोजन 1 होता है और फ्लोरीन 9 होता है, तो ये आ जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। कितना मास, एम्पिरिकल मास कितना आएगा? ये आ जाएगा 19 + 1 20, राइट। तो मोलिकुलर मास आएगा n × 20। तो हम लोग जानते हैं गैस के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास जो है 20 अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, जो कि होता है 22.4। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पे इसका मोलर मास जो आ रहा है वो आ रहा है 40 ग्राम, और यहाँ पे क्या है n × 20 इज 40, तो n आ गया 2, यानी ये कंपाउंड क्या है HNFN क्या होगा H2F2। देखो बच्चों हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था पहले कि नंबर ऑफ मोल्स अपन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास से, और यहाँ पे HNFN दिया है हमें, तो उसका मोलर मास एम्पिरिकल मास 20 है, तो मोलर मास आ जाएगा 20 × n, ठीक है। तो 40 है तो हम इससे n निकाल रहे हैं, और n कितना आ रहा है 2, तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा H2F2। अब देखो बच्चों की नेक्स्ट चीज अपन क्या करने वाले हैं, अपन नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स। इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। अपन पढ़ने वाले हैं अभी आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आई होप सब लोग जानते होंगे आप लोग कि क्या होता है आइसोटोप्स। तो यही अपना टॉपिक है आइसोटोप्स। देखो क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, having different mass number but same atomic number। यदि एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि एलिमेंट सेम है, तो उसको अपन आइसोटोप्स बोलते हैं। अब जैसे क्या है, अपने पास एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर, इसको A1 और Z1 बताते हैं, और दूसरा एलिमेंट है Y जिसका एटॉमिक नंबर Z2 और मास नंबर Y2 बताते हैं। तो हमें क्या लिखा है कि Z1 = Z2 यानी P1 = P2, बट हमें लिखा है A1 is not equal to A2 यानी कि N1 + P1 is not equal to N2 + P2। तो P1 P2 तो सेम है, तो हमें क्या मिला, N1 is not equal to N2। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाले को भी हम आइसोटोप्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स जो हैं वो आप जानते होंगे, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं ट्रीशियम, ये रेडियो एक्टिव होता है। उसी तरह कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं C12 एंड C14, ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा। तो इस तरह से क्लोरीन का होता है Cl35 एंड Cl37। तो आई होप ये बेसिक बात आपको पता है, ठीक है ना, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब देखो बच्चों, अपन आज जो बात करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, या फिर ऐसा बोल सकते हो फ्रैक्शनल मास नंबर। देखो बच्चों, कई बार तुमने क्या देखा होगा कि कुछ एलिमेंट्स के मास नंबर फ्रैक्शनल आते हैं। जैसे क्लोरीन का मास नंबर हमने पढ़ा था, वो होता है 35.5, बोरॉन का भी 10 पॉइंट समथिंग होता है, राइट। तो अब ऐसा सवाल बनता है कि भाई फ्रैक्शनल क्यों आ रहा है ना, फ्रैक्शनल क्यों आता है। अब देखो इस चीज को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्लोरीन जो है 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक Cl35 और एक Cl37, और दोनों क्लोरीन ही है ना, एक Cl35 और एक Cl37 है। अब जैसे मान लो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं।
कि क्लास में जैसे 10 बच्चे हैं और 10 के स्कोर अलग अलग हैं, बट वो सेम क्लास में है। तो अब जब हमें पूरी क्लास का एक स्कोर रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज स्कोर दिखाते हैं कि सारे बच्चों के जो परसेंटेज आए उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे एक बच्चे के 80% आए, एक के 90 आए, एक के 100% आए, एक के 87 आए, उस तरह से सारे बच्चों के परसेंटेज निकाल के हम एवरेज कर देंगे। तो वो क्या होगा, वो बताएगा कि उस क्लास के उन बच्चों ने क्या एक्चुअली में एवरेज स्कोर किया है। ठीक है, उसी तरह से एक एलिमेंट यदि एक से ज्यादा मास नंबर एग्जिबिट करता है, तो हम यहाँ पे भी उसका एवरेज मास नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे एवरेज मास नंबर। यहाँ पे हम सीधा लिख देते हैं इज कैलकुलेटेड बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म। सीधी समझने वाली बात है कि एक से ज्यादा फॉर्म है, इसलिए हम एवरेज ले लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि क्लास में जो है 10 में से 9 बच्चे 80% स्कोर ला रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जैसे 10 बच्चों के अपन एवरेज निकाल रहे थे और उसमें ऐसा हो गया कि 10 में से 9 बच्चों के 80% ही आए। तो अब बताओ कि एवरेज कैसा होगा, 80 के आसपास होगा। अब मान लो 100 बच्चों की क्लास साइज है और 99 बच्चों ने 80 मार्क्स ही स्कोर किया, 80%, तो एवरेज तो 80 के आसपास आएगा ना। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से जो ज्यादा होगा एवरेज उसके तरफ चला जाएगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस, इट इज द परसेंटेज फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइसोटोप इन नेचर। या फिर इसको आइसोटोपिक फ्रैक्शन भी डिफाइन करते हैं। देखो आइसोटोपिक फ्रैक्शन का मतलब यही है, रिलेटिव अबंडेंस एक परसेंटेज है, उसको डिवाइड कर दो 100 से तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसको निकालेंगे कैसे, मान लो जैसे Cl35 की अपन बात कर रहे थे और उसके अपने को A एटम्स मिले, ठीक है, और Cl37 के अपने को B एटम्स मिले। तो आइसोटोपिक फ्रैक्शन क्या हो गया, A अपॉन A प्लस बी, और ये आया B अपॉन A प्लस बी। तो ये Cl35 का हो गया आइसोटोपिक फ्रैक्शन और ये Cl37 का हो गया आइसोटोपिक फ्रैक्शन। अब रिलेटिव अबंडेंस कैसे निकालेंगे, A अपॉन A प्लस बी इंटू 100, और ये कैसे निकालेंगे, B अपॉन A प्लस बी इंटू 100। तो ये रिलेटिव अबंडेंस Cl35 का हो गया और ये रिलेटिव अबंडेंस Cl37 का हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। देखो जरूरी नहीं है कि दोनों आइसोटोप्स बराबर एग्जिस्ट करें। जैसे तुम लोग ये जानते हो कि हाइड्रोजन का जो ज्यादातर फॉर्म है वो प्रोटियम के फॉर्म में रहता है, यानी H11 के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी आइसोटोप्स है ना वो नेचर में बराबर मिले। कोई आइसोटोप ज्यादा मिलता है, कोई आइसोटोप कम मिलता है। ठीक है ना। तो जिसके नंबर ज्यादा मिलेंगे तो एवरेज उसके करीब चला जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल ले रहे थे कि 10 में से 9 बच्चे यदि 80% ही स्कोर करते हैं तो अपना एवरेज तो 80% के आसपास ही चला जाएगा ना। अब जैसे मान लो 1000 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, और उसमें से 999 बच्चे जो हैं वो 80% स्कोर करते हैं, तो एवरेज तो 80 के आसपास ही रहेगा। उसी तरह से यदि एक एलिमेंट 2 से ज्यादा या फिर 2 में ही एटलीस्ट आइसोटोप्स में रहता है और एक आइसोटोप ही अबंडेंट रहता है, एक ही आइसोटोप ज्यादा रहता है, तो एवरेज उसके क्लोज ही चला जाएगा। ठीक है, चलो इसको समझते हैं थोड़ा और। आई होप आइसोटोपिक फ्रैक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये नंबर ऑफ एटम्स है और ये बी के एटम्स है। तो आइसोटोपिक फ्रैक्शन ए का क्या होगा, ए अपॉन ए प्लस बी, और ये बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखो जैसे क्या है, जैसे एक बात देखते हैं केस कि अपने पास है, जब सपोज एक एलिमेंट ले लिया हमने x, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है और मास नंबर 11 है, और ये x का ही दूसरा आइसोटोप है y, एटॉमिक नंबर 10 और मास नंबर, एक सेकंड, 10 और 11 थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन। अपने पास एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 10, और उसका आइसोटोप है y, एटॉमिक नंबर मास और एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर 11। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि if the relative existence या फिर ऐसा लिखते existence are in the ratio
2:3 for X and Y, calculate the mass number for the element X, या फिर एलिमेंट जो भी दिया है। तो देखो सीधा सा है, इसका मतलब इसके 2 हैं और इसका 3 है, इसके हर 2 एटम पे इसके 3 एटम है। तो इसका यदि हम आइसोटोपिक फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये 2/5 होगा और ये 3/5 होगा। कैसे? 2/2+3। ठीक है, तो इसका आइसोटोपिक फ्रैक्शन 0.4 और इसका आइसोटोपिक फ्रैक्शन 0.6 है। तो अपन एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज कैसे निकालेंगे? सीधा सा एवरेज कर देंगे 10 × 2/5 प्लस 11 × 3/5 डिवाइड बाई फ्रैक्शंस। अब जब भी तुम फ्रैक्शंस को ऐड करोगे तो वो तो हमेशा 1 ही मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 33/5। तो 33/5 बच्चों कितना आता है? 6.6। तो ये आएगा 10.6। ठीक है, तो इस तरह से अपन एवरेज निकालते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट के 2 या फिर 2 से अधिक मास नंबर होगा तो हम क्या करते हैं? एवरेज निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे y ज्यादा है, y मतलब 2 की जगह इसके 2 एटम पे इसके 3 मिल रहे हैं, यानी y के क्लोज ज्यादा एवरेज है। अब y मान लो 11 कर देता मैं, तो एवरेज y के आसपास ही आ जाता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसी तरह से एक क्वेश्चन है कि, या फिर एक एग्जांपल के फॉर्म में लिख देते हैं, यही एक ही एलिमेंट है A5, या फिर ऐसा लिखते हैं AZ A1 फिर AZ A2 और ये AZ A3। इस तरह से इसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं AZ से लेकर AI। अब ये सपोज हम लिख देते हैं A1 A2, ये इसके क्या है? वो इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं, से A3 से लेकर AI तक, और इनके आइसोटोपिक फ्रैक्शंस हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये आएगा A1 अपॉन समेशन AI, ये आएगा A2 अपॉन समेशन AI, ये आएगा A3 अपॉन समेशन AI। इस तरह से चलता रहेगा, और ये आएगा AI समेशन अपॉन समेशन AI। तो इसका हम मास नंबर कैसे लिखेंगे बच्चों? इसका मास नंबर हम लिखेंगे समेशन A1 समेशन AI। ठीक है, और उसके बाद हम ऐसा कर लेते हैं सीधा कि आइसोटोपिक फ्रैक्शन IFI। ठीक है, तो ये जहां से हो 1 से लेके I तक, और ये भी 1 से लेकर के I तक। अब देखो सारे आइसोटोपिक फ्रैक्शन का समेशन लोगे तो वो तो 1 ही आएगा ना। तो हम डायरेक्टली ये वाली टर्म तो नीचे वाली 1 ही आ जाएगी, तो इसको हम डायरेक्टली ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही आएगा समेशन AI इंटू समेशन आइसोटोपिक फ्रैक्शन I। ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस तरह से A1 आइसोटोपिक फ्रैक्शन 1 प्लस A2 आइसोटोपिक फ्रैक्शन 2 से लेकर के चलता जाएगा ये अपना सीक्वेंस। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। अब इसमें मान लो कोई एक एलिमेंट बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तो एवरेज उसके ही आसपास रह जाएगी, बिकॉज उसका आइसोटोपिक फ्रैक्शन 1 हो जाएगा और बाकी सबका 0। ठीक है ना? तो एवरेज क्या होगा? एवरेज उसी के क्लोज आ जाएगा। जैसे कोई आइसोटोप बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तो आइसोटोपिक फ्रैक्शन उसका 1 होगा और एवरेज उसी के आसपास एग्जिस्ट करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कार्बन है, तो कार्बन 12 कार्बन 14 का जो रेशियो होता है वो होता है 10:5:1। अब यदि हम आइसोटोपिक फ्रैक्शंस निकालें तो ये आएगा 10⁵ अपॉन 1 प्लस 10⁵। इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 1 बता सकते हैं, और इसको हम क्या बता सकते हैं? 1 अपॉन 10⁵ प्लस 1, इसको अप्रोक्सीमेटली 0। तो अब एवरेज मास नंबर क्या आएगा? अब आएगा 1 × 12 प्लस 14 × 0, तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 आ जाएगा। तो कार्बन का मास नंबर चेंज नहीं होता, उसी तरह से हाइड्रोजन का भी मास नंबर चेंज नहीं होता, वो 1 ही होता है, फ्रैक्शनल नहीं आता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनका कोई एक आइसोटोप बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है और बाकी की एग्जिस्टेंस जो है वो काफी काफी कम है, इसलिए अपन जो है वो एक ही प्रीडोमिनेंट फॉर्म को देख पाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। इफ the mass number of chlorine is equal to 35.5, then
calculate the relative abundance of the isotopes Cl35 and Cl37। ठीक है बच्चों, अब हमको करना क्या है, Cl30 या क्वेश्चन आप लिख लीजिए, Cl35 और Cl37 की रिलेटिव अबंडेंस निकालनी है। तो अब देखो Cl35 और ये Cl37, तो रिलेटिव अबंडेंस या फिर हम सीधा आइसोटोपिक फ्रैक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, आइसोटोपिक फ्रैक्शन। तो जिसका आइसोटोपिक फ्रैक्शन ए होगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस ए। तो 35.5 जो है, क्योंकि सारे फ्रैक्शंस मिला करके तो हमें 1 ही मिलते हैं ना, समेशन यदि हम देखें समेशन आइसोटोपिक फ्रैक्शन तो अपने को 1 ही मिलेगा, क्योंकि सारे फ्रैक्शन ऐड होकर के तो 1 ही आएंगे। तो ये आएगा क्या, 35a प्लस 37 1 माइनस ए। तो ये आएगा 35.5 इज इक्वल टू 35a प्लस 37 माइनस 37a। तो ये कितना आया, ये आ गया 2a इज इक्वल टू 1.5, यानी a आया 0.75। तो ये 0.75 है और ये 0.25 है। तो रिलेटिव अबंडेंस की अपन यदि बात करें, रिलेटिव अबंडेंस, तो रिलेटिव अबंडेंस Cl35 की हो गई 0.75, या फिर बोल सकते हो परसेंटेज में ना 75%, और Cl37 की कितनी हुई, Cl37 की हो गई 25%। तो देखो बच्चों, एवरेज जो है वो 35 और 37 का जो एवरेज होता है, एक सेकंड, ये 37 होना चाहिए, एवरेज होता है वो 36 होता है, बट वो 35.5 है, यानी Cl35 ज्यादा है ना। तो तुम इस तरह से आंसर जो है अपने वो चेक कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है कि बोरॉन का आपको मास नंबर दे रखा है 10.8, और बोरॉन के दो आइसोटोप्स हैं B10 एंड B11, ठीक है ना, आपको एवरेज मास नंबर दे रखा है। तो क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ B10 एटम्स इन 10.8 ग्राम सैंपल। अब देखो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब आइसोटोप्स के साथ हम मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन जो है हम इसको जोड़ ले रहे हैं। अब देखो क्या है, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि जैसे ये इसका हम अबंडेंस मान लेते हैं a, तो इसका आ जाएगा 1 माइनस ए। तो अभी क्या आया, 10a प्लस 11 इंटू 1 माइनस ए। सॉल्व करते हैं अपन, ये 10.8 आएगा 10a प्लस 11 माइनस 11a, तो ये आएगा माइनस 0.2 और ये आएगा माइनस ए, ठीक है ना। तो अभी ए आ गया 0.2, यानी कि B10 जो है वो 20% है, और B11 जो है वो आपको 80% है। नेक्स्ट काम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास 28, मोलर मास 10.8, तो 1 मोल है। तो 1 मोल में बच्चों कितने एटम्स होंगे, इन्हें एटम्स होंगे किसके, बोरॉन के। अब उसमें से B10 कितना है, 20%। तो जैसे हमने निकाला ना B10 20% है, तो नंबर ऑफ B10 एटम्स कितने होंगे, B10 एटम्स ये आ जाएगा 20% ऑफ Na, यानी 20/100 इंटू Na, दैट इज Na/5। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोपिक फ्रैक्शन, रिलेटिव अबंडेंस, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो हमने क्या देखा है कि जब एक से ज्यादा एटम्स हो जाते हैं, एक एलिमेंट जो है एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करते हैं उस केस में, हम एवरेज मास नंबर का निकालते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट को हमें एक से ज्यादा रिप्रेजेंट करना पड़ता है, नंबर ऑफ मतलब एक से ज्यादा फॉर्म्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे अपन स्टार्ट कर सकते हैं आइसोबार। देखो आइसोबार क्या है, ये है एटम्स ऑफ different element, atoms of different element having same mass number, having same mass number
बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली एलिमेंट डिफरेंट ही होंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लो एक एलिमेंट है x z1 a1 और दूसरा है y z2 a2, तो यहाँ पे a1 इज नॉट इक्वल टू a2, यानी कि n1 प्लस p1 इज नॉट इक्वल टू n2 प्लस p2, बट z1 इज इक्वल टू z2, यानी p1 इज इक्वल टू p2। अब देखो p1 p2 सेम है और ये ओवरऑल सम सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अपन क्या कंक्लूजन निकाले, n1 इज नॉट इक्वल टू n2। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये दोनों सेम है बट ये पूरा सम सेम नहीं है, इसका मतलब यही है ना कि ये दोनों टर्म्स जो है वो इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल है तो ओवरऑल टर्म क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नहीं है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना होगा। हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो हमने डेफिनेशन थोड़ा गलत किया हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं। इनका सेम, इनका जो होता है वैल्यू होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना। सॉरी, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे क्या है, मास नंबर सेम है, यानी a1 इज इक्वल टू a2 है, यानी n1 प्लस p1 इज इक्वल टू n2 प्लस p2 है। बट यहाँ पे हमें क्या लिखा है कि z1 इज नॉट इक्वल टू z2, यानी p1 इज नॉट इक्वल टू p2। अब देखो ये p1 p2 सेम नहीं है और बट ओवरऑल सम सेम है, तो इसका मतलब n1 और n2 भी जो है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, मैं थोड़ा सा गलती रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम नहीं है और न्यूट्रॉन्स भी सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है बट फिर भी सम सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम नहीं होंगे। अब अपन एग्जांपल्स क्या देख सकते हैं इसके, अपन इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे तुम सोच सकते हो, जैसे कार्बन 14 का जो आइसोटोप है और नाइट्रोजन 14 है, इनके मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर सेम नहीं है ना। और बहुत सारे और भी फॉर्म्स आ जाएंगे, जैसे एक ये एग्जांपल हो गया, कैल्शियम 40 होता है और आर्गन भी होता है 40, तो इनके भी मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर सेम नहीं, तो ये भी एक चीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, आइसोटोन्स। देखो आइसोटोन का मतलब सीधा सा क्या है, आइसोटोन्स का मतलब है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काउंट करने का तरीका क्या होता है, a माइनस जेड निकाल लेना। जैसे एक एलिमेंट है x z1 a1, दूसरा y z2 a2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, n1 आ जाएगा a1 माइनस z1 और यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू a2 माइनस z2 इज इक्वल टू n2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। जैसे हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ट्रिशियम, इसमें कितने हैं, 2, और हीलियम में कितने हैं, हीलियम में भी 2 हैं। जैसे देखो सोडियम, इसमें 12, और मैग्नीशियम इसमें भी 12, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे आइसोटोन्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है। देखो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास नियॉन है, नियॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10, फिर Na प्लस है तो Na प्लस में 11 थे, एक निकल गया, अब कितना बचा, 10, फिर Mg 2 प्लस है तो इसमें 12 थे, 2 निकल गए, अब बचे कितने, 10, फिर Al 3 प्लस है, ठीक है, अब थे इसमें कितने, 13, निकल गए कितने, 3, तो बचे कितने, 10, फिर आ गया F माइनस, थे 9, एक एडिशनल आया, कितने हो गए, 10,
फिर सपोज आ गया O2 माइनस, थे 8, 2 आ गए तो कितने हो गए 10। अब मान लेते हैं HF, हाइड्रोजन में एक, फ्लोरीन में एक, 10। H2O, 2 हाइड्रोजन में एक और 8 ऑक्सीजन में, 10। NH3, 7 नाइट्रोजन में, 3 हाइड्रोजन में, 10। तो ये सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलो एक और टर्म है अपने पास, इसको बोलते हैं आइसोस्टर्स। अब देखो आइसोस्टर्स क्या है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं N2O और CO2, इनके 3-3 एटम है दोनों में। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं N2O में, नाइट्रोजन में 7 इंटू 2 प्लस 8 14 प्लस 8 22। CO2 कितने हो गए 6 प्लस 8 इंटू 2 6 प्लस 16 22। तो इनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे आइसोस्टर्स। ठीक है, अब इस सीरीज में लास्ट आता है अपने पास आइसोडाइपर्स। देखो आइसोडाइपर या डाइपर नहीं है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same value of a minus 2z, और ये जीरो नहीं होनी चाहिए। अब a minus 2z क्या है, a होता है n plus p, n1 plus और minus 2z हो जाएगा 2p1, तो ये आएगा n minus p। देखो जिसके n minus p सेम है उनको आइसोडाइफर बोलते हैं। अब इसमें क्या रोल है वो हम देखते हैं थोड़ा। देखो जैसे दो एलिमेंट है अपने पास a1, ये अपने पास एक एलिमेंट है x z1 a1 और दूसरा एलिमेंट है y z2 a2। हमें पता है कि a1 माइनस 2z1 इज इक्वल टू a2 माइनस 2z2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा n1 माइनस p1, n1 माइनस p1 इज इक्वल टू n2 माइनस p2। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखो ये तो इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसको थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शंस में जाना होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाना होगा। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है रिपल्शन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में नो इंटरेक्शन, कुछ नहीं होता। अब जरा सोचो कि न्यूक्लियस का साइज तो काफी छोटा होता है, तो उसमें क्या होगा कि दो प्रोटॉन आपस में रहेंगे तो टकराएंगे, रिपेल करेंगे ना, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या करता है, ऐसे प्रोटॉन आया फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अब क्या होगा, न्यूट्रॉन यदि दो प्रोटॉन के बीच में आ जाएगा तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, न्यूट्रॉन का रोल है कि न्यूट्रॉन मिनिमाइजेज द रिपल्शन, न्यूट्रॉन मिनिमाइजेज द रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन के बीच का रिपल्शन को मिनिमाइज करता है एंड जेनरेट्स स्टेबल न्यूक्लियस। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि जैसे न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लासरूम में ऐसे बच्चे हैं जो झगड़ जाएं। अब बहुत सारे झगड़ने वाले बच्चे हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं संभालने वाले, तो यहाँ झगड़ने वाला प्रोटॉन है और संभालने वाला न्यूट्रॉन है। अब मान लो सिर्फ झगड़ने वाले बच्चे रहे तो मारपीट हो जाएगी, बट संभालने वाले बच्चे यदि ज्यादा हो गए तो मारपीट रुक जाएगी। तो न्यूक्लियस के अंदर मारपीट कर रहा है प्रोटॉन, यानी रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, और संभाल रहा है वहां पे न्यूट्रॉन। तो यदि न्यूट्रॉन ज्यादा रहे न्यूक्लियस में
तो स्टेबिलिटी, और प्रोटॉन रिलेटिवली ज्यादा रहे तो अनस्टेबल है। तो n माइनस पी क्या बताता है? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस। ये कुछ हद तक स्टेबिलिटी वाली बात नहीं आ रही है क्या? संभालने वाले न्यूट्रॉन माइनस लड़ने वाले प्रोटॉन, n माइनस पी एक रेशियो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बट आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि न्यूट्रॉन जो है वो रिपल्शन मिनिमाइज करता है किसके बीच में? दो प्रोटॉन के बीच में, और न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी लाता है। अब जैसे देखो हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन, इट हैज नो न्यूट्रॉन। क्यों? बिकॉज इसके अंदर प्रोटॉन सिर्फ एक है, तो झगड़ने वाली बात है ही नहीं। फिर जैसे तुम देखोगे हीलियम 2 4, तो यहां से जब दो प्रोटॉन आ जाते हैं तो फिर दो न्यूट्रॉन भी आ जाते हैं। फिर देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जब हम आयरन में जाएंगे तो ये 26 56 हो जाता है। तो होने क्या लगता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर तुम देखोगे तो ये न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 30 आएंगे, और प्रोटॉन्स कितने आएंगे? 26। तो विथ एट हायर वैल्यू ऑफ z होता क्या है, a इज ग्रेटर देन 2z। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता ही नहीं। यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर, तो यहाँ पे तुम्हें रिलेशन मिल रहा है a इज इक्वल टू 2z। बाकी एलिमेंट से सोडियम 1123 होता है, तो a अप्रोक्सीमेटली 2z के मतलब डबल होता है मास नंबर एटॉमिक के, जस्ट डबल या उससे एक ज्यादा। बट हम थोड़ा हायर एटॉमिक नंबर पे जाते हैं तो देखते हैं कि a जो है 2z से काफी बड़ा होने लग जाता है। मतलब क्या है, n प्लस p जो है ग्रेटर देन 2p हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बड़ा न्यूक्लियस होता है, ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, तो ज्यादा प्रोटॉन्स को रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ज्यादा न्यूट्रॉन्स लगते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसलिए n माइनस पी रेशियोज, n माइनस पी बोल सकते हैं, is you can be used for stability purpose in nucleus। हायर एटॉमिक नंबर पे हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आयरन में 26 56 होता है, कॉपर में 29 65 होता है, जस्ट डबल से ज्यादा होने लग जाता है, बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे प्रोटॉन्स के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें समझनी है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे एक से ज्यादा प्रोटॉन होता है उसमें न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन रिपल्शन को मिनिमाइज करता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा होगी, इसलिए हायर एटॉमिक नंबर पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो a माइनस जेड जो आइसोडाइफर का कॉन्सेप्ट है, a माइनस 2z सॉरी, और n माइनस पी वो क्या करता है, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तो आज बच्चों देखो हमने क्या किया है, आज हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी है, जैसे इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आइसोटोप्स वाली बात वो भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ इस तरह की चीजें जैसे आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, करेक्ट, और आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्वेश्चन लगाइएगा, एंड विल मीट इन दी नेक्स्ट सेशन। चलो ठीक है, फिर गुड बाय।